हेलो बच्चों, आज हम लोग मांग वक्र या डिमांड कर्व पढ़ेंगे। जैसे कि पिछले क्लास में हमने मांग के बारे में पढ़ा, मांग के प्रकार पढ़े। मांग दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत मांग एवं बाजार मांग। व्यक्तिगत मांग वक्र बनाने के लिए व्यक्तिगत मांग तालिका की आवश्यकता होती है और बाजार मांग तालिका बाजार मांग वक्र बनाने के लिए होती है। व्यक्तिगत मांग में एक व्यक्ति के मांग के बारे में चर्चा किया जाता है और उसकी तालिका बनाई जाती है, और बाजार मांग में बाजार की तालिका बनाई जाती है जिसमें बाजार में विभिन्न उपभोक्ताओं के मांगों को एक दिए हुए कीमत पर उसकी तालिका बनाई जाती है और जिसके आधार पर बाजार मांग बनता है। इनका वक्र भी इस तालिका के आधार पर बनता है। सैमुअलसन के अनुसार से मांग तालिका का चित्रण करना ही मांग वक्र कहलाता है। उसी तरीके से मांग एवं मूल्य के बीच में कार्यगत संबंध के रेखागणितीय प्रस्तुतिकरण को मांग वक्र कहते हैं। अतः मांग तालिका को हम जब रेखा चित्र के द्वारा प्रस्तुत करते हैं तो उसे हम मांग वक्र कहते हैं। मांग वक्र दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र। जैसे कि हमने पहले ही चर्चा की कि व्यक्तिगत मांग तालिका के आधार पर जब वक्र बनाया जाता है तो उसे व्यक्तिगत मांग वक्र कहते हैं, और बाजार मांग तालिका से आधार पर जब वक्र बनाया जाता है तो उसे बाजार मांग वक्र कहते हैं। व्यक्तिगत मांग वक्र में दो अक्ष लिए जाते हैं, एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष। एक्स अक्ष में हम वस्तुओं की मांगी गई मात्रा को लिखते हैं और वाई अक्ष में हम वस्तुओं के दिए हुए कीमत को लिखते हैं। अब जो व्यक्तिगत मांग तालिका में कीमत थी, उसके आधार पर जो मांग की गई मात्रा थी, उसको ध्यान में रखते हुए हम एक्स अक्ष में मात्रा को देखते हैं और वाई अक्ष में उसकी कीमत देखते हैं, और दोनों के आधार पर हम संयोगों को डॉट से प्रस्तुत करते हैं, दिखाते हैं। उन डॉटों को, जितने भी संयोग बनते हैं कीमत और मांग की, उनको हम डॉट से दिखाते हैं, और जब सारे बन जाते हैं तो अंत में उन सारे डॉट को जब हम साधारण रेखा चित्र के द्वारा जोड़ते हैं तो वह बन जाता है मांग वक्र। तो हमारे तालिका में पिछले कक्षा में जैसे हमने पढ़ी कि कीमत थी 5, 4, 3, 2, 1 एक्स वस्तु की, और एक्स वस्तु जो व्यक्ति मांग रहा था, मोहन मांग रहा था, तो उसकी 5 रुपये जब उसकी कीमत थी एक्स वस्तु की, तो वो 1 इकाई उसकी मांग कर रहा था। जब 4 थी तो 2, जब 3 थी तो 3, जब 2 कीमत थी तो 4 इकाई, और जब 1 कीमत थी तो 5 इकाई की मांग कर रहा था। अब ये 5, 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4 और 1, 5 के संयोग को हम जब रेखा चित्र में उन संयोगों को पॉइंट आउट करते हैं या लोकेट करते हैं तो हमें 5 जो है बिंदु प्राप्त होती है संयोगों के। उन बिंदुओं को जब हम जोड़ते हैं तो हम मांग वक्र बनता है और इसकी ढाल ऋणात्मक होती है। उसी प्रकार से मांग वक्र जब बाजार का बनाएंगे तो उसमें हम बाजार में एक्स वस्तु की कीमत और एवं बाजार में राम, मोहन और श्याम के द्वारा एक्स वस्तु के उस कीमत पर एक्स वस्तु की अलग अलग मांगी गई मात्रा का योग को हम बाजार मांग कहेंगे, और हम उस कीमत उस बाजार मांग को लेंगे और उसका उसी तरीके से एक्स अक्ष में बाजार की मांग और वाई अक्ष में कीमत लिखेंगे और उन संयोगों को पॉइंट आउट करेंगे, लोकेट करेंगे, और उस चित्र के द्वारा उन संयोगों को जब जोड़ेंगे तो जो हमें मिलेगी वो होगी बाजार मांग की रेखा। दोनों में अंतर ये है कि व्यक्तिगत मांग वक्र की जो रेखा होती है उसको वो थोड़ी खड़ी होती है, और जो बाजार मांग की रेखा होती है वो थोड़ी सोई हुई होती है। कारण यह है कि बाजार मांग में अनेक व्यक्तियों की मांग का संयोग होता है जिसे क्षैतिज रूप से जोड़ के बनाया जाता है, और दोनों की रेखा का जो प्रकृति होता है एक ही प्रकार होता है कि दोनों ही ऋणात्मक ढाल रखती है। मांग फलन को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हम पहले ये ध्यान दें कि किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले तत्व क्या क्या हैं, और उसी तत्व को ध्यान में रखते हुए हम उसका मांग फलन बनाएंगे। तो
मांग फलन दो प्रकार से होते हैं, एक होते हैं व्यक्तिगत मांग फलन और दूसरा होता है बाजार मांग फलन। व्यक्तिगत मांग फलन किसी उपभोक्ता विशेष की किसी वस्तु विशेष के लिए मांग तथा उस वस्तु विशेष के मांग को प्रभावित करने वाले विभिन्न मानवीय कारकों के बीच संबंध को दर्शाता है। जैसे अगर एक वस्तु की मांग के बारे में हम बात कर रहे हैं तो dx बराबर हम लिखेंगे फलनात्मक संबंध का चिन्ह f ब्रैकेट में लिखेंगे px जो x वस्तु की कीमत है वो बता रहा है, py जो x से संबंधित वस्तु की कीमत है उसको बता रहा है, y जो उपभोक्ता की आय है उसको बता रहा है, t जो उपभोक्ता की रुचि है या प्राथमिकता है उसको बता रहा है। तो मुख्य रूप से अगर x वस्तु के व्यक्तिगत मांग के बारे में बात करें तो वो वस्तु उस वस्तु की खुद की कीमत, उससे संबंधित वस्तु की कीमत, उस उपभोक्ता की आय एवं उसकी रुचियों का फलन होता है। इसके बीच का यह फलनात्मक संबंध है। मुख्य रूप से जो हमारा क्लासिकल मॉडल है, जो हमारा क्लासिकल स्कूल्स के जो अर्थशास्त्री थे उनके अनुसार से व्यक्तिगत मांग जो है इन मुख्य रूप से इन चार चीज़ों पर निर्भर करता है। लेकिन बाजार मांग का जो फलनात्मक संबंध है वो थोड़ा अलग होता है और विशेष होता है। इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर उस वस्तुओं के बाजार मांग के बारे में बात किया जाता है तो इसके समीकरण में बहुत सारे और भी चर होते हैं। अगर हम x वस्तु के बाजार मांग की बात करें तो वो फलनात्मक संबंध होता है x वस्तु खुद की कीमत का, उसके बाद x से संबंधित y वस्तु की कीमत का, उसके बाद बाजार क्षेत्र में उपस्थित उपभोक्ताओं की आय का, उसके बाद उपभोक्ताओं की रुचि का, उसके बाद उपभोक्ताओं के संभावनाओं का जिसे हम ई से बताए एक्सपेक्टेशंस, उसके बाद पी जिसके हम कहेंगे उस देश की जनसंख्या का, फिर हम कहेंगे वाई जो कहेंगे देश की डोमेस्टिक इनकम या वाईडी जिसको हम बोलेंगे देश की घरेलू आय का फलनात्मक संबंध होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाजार मांग को प्रभावित करती हैं, जैसे सरकार की नीतियाँ, सरकार की क्रेडिट नीतियाँ, सरकार की आपकी नई जो नीतियाँ बनाई जाती है वो भी इसको प्रभावित करती हैं। रिज़र्व बैंक की नीतियाँ भी प्रभावित करती हैं। इसमें हम लोग देखें जो इकाई है, जो हमारे चर हैं जिसमें एक वस्तु खुद की कीमत, तो वस्तु खुद की कीमत के साथ उसके मांग के बीच में कैसा संबंध होता है। जब कीमत बढ़ता है तो मांग घटता है और कीमत घटता है तो मांग बढ़ता है, अर्थात इन दोनों के बीच में विपरीत संबंध होता है। पूरक वस्तुओं के बारे में अगर संबंधित वस्तुएं देखें तो वो दो प्रकार की हो सकती है, पूरक वस्तुएं और स्थानापन्न वस्तुएं। पूरक वस्तुएं किसी वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के साथ प्रयोग की जाती हैं, जैसे पेन, स्याही, कार, पेट्रोल। तो दोनों में वस्तु कीमत और उसकी मांग का समान दिशा में परिवर्तन होता है। कीमत बढ़ता है तो मांग घटता है, तो पूरक वस्तु का भी मांग घट जाता है, और कीमत घटता है तो मांग बढ़ता है, तो पूरक वस्तु का भी मांग बढ़ जाता है। वहीं स्थानापन्न वस्तुएं जो हैं जिसके हम सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं, उसमें एक दूसरे के विपरीत में इसका संबंध होता है, जो कि एक की कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग घटेगी, तो उसकी स्थानापन्न वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। इसके अलावा उपभोक्ता की आय बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उपभोक्ता आय के साथ इनके बीच में धनात्मक संबंध है। आय वृद्धि होगा तो मांग ज़्यादा होगी, आय घटेगी तो मांग घटेगी। रुचि एवं प्राथमिकता एवं फैशन भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी व्यक्ति की रुचि और प्राथमिकता के आधार के अनुसार से होता है, फैशन के अनुसार प्रचलित होता है, उसकी मांग बढ़ती है, और जो फैशन के विपरीत होता है उसकी मांग खुद से घट जाती है। भविष्य की जो संभावनाएं हैं वो भी मांग को प्रभावित करती है। जैसे भविष्य में अगर युद्ध की आशंका हो, या भविष्य में कीमत बढ़ने की आशंका हो, या सरकार की नीति आने पर कीमत में परिवर्तन आने की आशंका हो, तो उस स्थिति में भी मांग पहले बढ़ जाती है। जनसंख्या बढ़ने से मांग बढ़ती है, और वितरण धन का बढ़ने से भी मांग घट जाती है। धन्यवाद।